हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ ब्लॉग। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि इतने कोरोना पेशेंट है देश में, इतने ज़्यादा है, तो उस एक तरह से सबके दिमाग में एक नेगेटिविटी आ रही है कि वो खुद तो नहीं कोरोना सफ़र है। सो कोरोना आप सफ़र हो, कोरोना पेशेंट हो या नहीं हो, सो उसको टेस्ट आप करवा के भी पता कर सकते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हो या ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि टेस्ट नेगेटिव आ जाता है लेकिन पेशेंट कोरोना सफ़र होता है। कुछ दिनों बाद उनका जो टेस्ट है वो मोस्टली पॉजिटिव आ जाता है। कोरोना पेशेंट जो होते हैं वो दो कैटेगरी में आते हैं। एक होते हैं एसिम्टोमेटिक और एक होते हैं सिम्टोमेटिक। जो एसिम्टोमेटिक होते हैं वो होते हैं जिनमें कोरोना तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं होता है। ये वाले पेशेंट हैं, ये थोड़े से ज़्यादा खतरनाक होते हैं दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता होता है इनको कोरोना है। सो वो आइसोलेशन में नहीं होते हैं, बाहर घूमे जाते हैं, कोरोना स्प्रेड करी जाते हैं। लेकिन जो सिम्टोमेटिक होते हैं उनको सिम्टम आ जाते हैं, दे गो इन आइसोलेशन। एंड सो नाउ कम्स की वो सिम्टम्स क्या है जिससे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कोरोना पेशेंट है। कोरोना पेशेंट की जो सिम्टम्स वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप हर सिम्टम आता है। वो ऑर्डर अगर आप एक पेशेंट में देख रहे हो वो बहुत उससे ईजिली जज हो जाता है कि पेशेंट कोरोना पेशेंट है या नहीं। नाउ कम्स दो सिम्टम्स और उनका ऑर्डर। ये जो सबसे पहला सिम्टम जो कोरोना पेशेंट में दिखता है वो ये है कि स्टार्टिंग में आपको हल्का सा फीवर होगा एंड थोड़ा सा टायर्डनेस होगी, काफ़ी ज़्यादा टायर्डनेस। जो यूजुअल टायर्डनेस होती है बुखार में उससे कहीं ज़्यादा टायर्डनेस कोरोना के फीवर में फील होती है। एंड साथ में मसल पेन्स होती हैं, बॉडी एक्स होती हैं। शुरू में आपको फर्स्ट डे में ये चीज़ फील होगी। देन जो हल्की सी खांसी होगी। देन डे 2 से 4 तक जो है वो जो फीवर पहले आपको थोड़ा सा था वो इंक्रीज़ होगा अबव 100। एंड जो कफ थोड़ा सा था वो थोड़ा सा बढ़ेगा और जो बॉडी एक्स हो रही थी वो थोड़ी सी और बढ़ेंगी। तो मतलब कि जो पीछे कंप्लेंट्स थी वो सारी इंटेंसिटी में थोड़ी सी बढ़ेंगी। बट सैचुरेशन जो ऑक्सीजन की बॉडी में होगी वो नॉर्मल होगी, वो फॉल नहीं होगी ना डे 1 पे और ना ही डे 2 से लेके 4 पे। नेक्स्ट चीज़ कि डे 5 पे क्या होगा। डे 5 से डे 6 पे जो है जो फीवर पीछे जो था डे 1 से 4 तक में उससे और ज़्यादा इंक्रीज़ है। आई नो डे 2 से वो इंक्रीज़ होगा लेकिन डे 5 से वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू होगा। तो मतलब कोरोना पेशेंट की प्रॉब्लम्स जो है वो थोड़ी सी बढ़नी शुरू होगी। इस केस में को थोड़ी सी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी पेशेंट फील करेगा। एंड ऑल्सो ही विल फील कि थोड़ी सी टाइटनेस फील होगी, उसे ऐसा लगा कि जैसे लंग्स फुली अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा वो फील करेगा। लेकिन ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी उतनी नहीं होगी जितनी लेटेस्ट स्टेजेस में होती है, लेकिन हल्की सी उसे ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी शुरू होगी। लेकिन ये उनमें ज़्यादा और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी उनमें ज़्यादा होगी जिनको पहले से कोई बीमारी है, तो उनमें ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी थोड़ी ज़्यादा होगी। देन डे 7 जो होता है वो कुछ लोगों के लिए कुछ हैप्पी न्यूज़ लाता है एंड कुछ के लिए वो बैड न्यूज़ लाता है। जो माइल्ड कोरोना पेशेंट होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि ड्यूरिंग जो डे 7 के आसपास जो है उनकी रिकवरी होनी शुरू होती है। उनके सिम्टम्स जो पहले बुखार नहीं ठीक हो रहा था, कफ नहीं ठीक हो रहा था, तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी थी, तो ये सब चीज़ें थोड़ी कम होने लगती हैं, वो रिकवरी की तरफ को जाने लगते हैं। लेकिन ये उनमें होता है जिनको पहले से कोई इतनी ज़्यादा मेजर बीमारी नहीं होती है। लेकिन वो पेशेंट जिनको पहले से कोई मेजर बीमारी होती है वो जो जाते हैं मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में, तो उनकी जो प्रॉब्लम है इस दिन से बढ़नी शुरू होती है डे 7 से। इस दिन उनकी जो फीवर है वो 102 से 3 के आसपास बढ़ता है। उनके सैचुरेशन जो ऑक्सीजन की वो डाउन जानी शुरू होती है इस दिन। एंड कफ वगैरह फीवर ये सब चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, सैचुरेशन डाउन होने लग जाती है। तो ये चीज़ें जिनको डिज़ीज़ है पहले से कोई, उनमें ये
प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। और साथ में यहाँ उनमें थोड़े से ब्लू लिप्स, हल्का हल्का नीलापन सा लिप्स में, स्किन में नज़र आने लगता है। एंड इस दिन वो जो उन्हें मोस्टली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और दवाइयों का रिस्पॉन्स थोड़ा कम हो रहा होता है। कम्स द डे 8 के आसपास क्या होता है, डे 8 के आसपास क्योंकि पेशेंट की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा चुका होता है, जिसमें कि जो फ्लूइड है वो लंग्स में एक तरह का फिलअप हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनको लंग्स के टिश्यूज़ को अच्छे से, सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है और ऑक्सीजन की कमी से उनको सैचुरेशन और भी डाउन जाता है, सिवियर लंग कंजेशन हो जाता है इनमें, एंड सिवियर कफ, सिवियर फीवर एंड सैचुरेशन नीचे और नीचे जाती रहती है। और ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिलने की वजह से, बॉडी में नहीं जाने की वजह से जो है वो बाकी के ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं एंड हल्का हल्का मल्टी ऑर्गन अफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। और पेशेंट को उस वजह से आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर होता है, उसके रिकवर होने के चांसेस काफ़ी पुअर हो जाते हैं। ऐसा डे 8 to 10 में चलता है और डे 8 में सैचुरेशन नो डाउट डाउन होती है, 10 में वो और भी डाउन चली जाती है। और डे 10 में, हालांकि डे 8 में भी आईसीयू वाली हालात में होता है, लेकिन डे 10 में क्या होता है उसके हार्ट पे भी असर आने लग पड़ता है, बाकी के ऑर्गन्स पे भी असर आने लग पड़ता है, सैचुरेशन बहुत डाउन चली जाती है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। पेशेंट जो है वो डेथ की तरफ को मूव हो रहा होता है, किसी भी टाइम उसकी डेथ होने वाली होती है। जो डे 12 होता है वो भी कुछ पेशेंट्स के लिए अच्छी खबर लेके आता है, कुछ के लिए बुरी लाता है। जो माइल्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें फीवर जो है डे 12 पे एंड होता है, हल्का सी खांसी रह जाती है। एंड जो मॉडरेट टू सिवियर पेशेंट होते हैं, स्पेशली सिवियर पेशेंट जो आईसीयू में भर्ती हो चुके होते हैं, तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्स करना काफ़ी कम कर देती है एंड पेशेंट जो है वो कोलैप्स की तरफ, डेथ की तरफ को मूव होना शुरू हो जाता है। देन कम द डे 14, उस दिन क्या होता है, जो तो माइल्ड कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम तो डे 14 में काफ़ी कम हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, उनका कफ कम हो जाता है, फीवर तो उनका डे 12 पे ही एंड हो गया होता है, तो मोस्टली वो काफ़ी अच्छे से रिकवर कर गए होते हैं। बस डे 14 के बाद 15 को उन्होंने आइसोलेशन अपना ख़त्म होना होता है। लेकिन जिनमें सिवियर होता है, जैसे कि जो आईसीयू वगैरह में चले गए, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया है, तो वो मोस्टली डेथ की तरफ को मूव हो चुके होते हैं। इसलिए कभी भी उनकी डे 14 या डे 18 के बीच में डेथ की खबर सुनने को आ सकती है, कुछ उनसे पहले ही डे 12 के आसपास जिनमें सुनने को मिल जाता है। तो इन सिम्टम्स को ध्यान से नोट करिए, ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं काफ़ी पेशेंट के कि उसे कोरोना है या नहीं, और वो रिकवरी की तरफ को है या सिवियरिटी की तरफ को है, ये बहुत डिसाइड करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल।